हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर आपका क्लास 9th में भी था, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ सिंपल है, ठीक है। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे सॉल्व करने में, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसके जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब समझते हैं। देखिए, पेयर पेयर का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है भैया। हिंदी की राइटिंग पे ध्यान मत देना। जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और छोड़ो ना, मतलब आप लोग को जानते हो कि ग्रुप ऑफ टू, ग्रुप ऑफ टू, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान चैप्टर है। पेयर का मतलब ये हो गया। लीनियर मतलब आप लोग जानते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। क्लास 10th के पॉलिनोमियल में अगर याद दिलाऊं मैं आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है x² + 4, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 2, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा x + 4 तो ये कैसा हो गया मेरा? लीनियर। बात समझ में आई? ठीक है। फिर बात आती है इक्वेशंस की। इक्वेशन मतलब बहुत ही सिंपल होता है। देखो, इक्वेशन का मतलब होता है मैथमेटिक्स की कोई भी लाइन अगर उसमें इक्वल टू लगा हुआ है तो वो बन जाती है इक्वेशन। क्या बन जाती है वो? इक्वेशन। मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये एक पॉलिनोमियल है ना। ये अभी क्या है? पॉलिनोमियल। आप चाहे तो इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं। ये एक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल भी है, लेकिन ये अभी एक इक्वेशन नहीं है। वहीं अगर मैं इसके आगे इक्वल टू लगा के कुछ भी लिख दूं, फॉर एग्जांपल 5 लिख दिया मैंने, तो ये बेटा मेरी अब क्या बन गई? ये बन गई मेरी इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये है कि भैया इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो वो इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। इन टू वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स तो भैया आप लोग आई थिंक 6th और 7th से पढ़ रहे हो। वेरिएबल्स और कांस्टेंट, ये दोनों चीजें तो बहुत बार हमारी क्या करती है? क्लैश करती है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट आप लोग बहुत स्टार्टिंग से जानते हो। वेरिएबल्स मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। नो फिक्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल देते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? A B C X Y Z P Q U V, जो चाहो मान लो, ये हमारे सारे क्या है? वेरिएबल्स, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स वैल्यू। भैया फिक्स वैल्यू तो शुरू से देखते आ रहे हो, क्या क्या होती है? कोई भी नंबर ले लो यार, क्या दिक्कत है ना? 100 ले लो। तो ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? ये हमारे सारे होते हैं कांस्टेंट्स। पेयर का मतलब जोड़ा, लीनियर का मतलब डिग्री 1, इक्वेशन मतलब कोई भी मैथमेटिक की लाइन जहां पे इक्वल टू लग जाए। और भैया ये 2 तो सभी को पता होगा ना, 2 मतलब ये है 2। और वेरिएबल आप लोग को बता ही दिया। तो अगर इस पूरे को कंबाइन करें तो जरा देखो क्या बनेगा। 1 मिनट के लिए पहले पेयर को हटा दो, सिर्फ लीनियर इक्वेशन को देखो। एक ऐसी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन तो बन गई है ना, जिसमें 2 वेरिएबल हो। चलो मैंने लिख दिया x + y = 10। ये मेरी क्या बन गई? ये मेरी बन गई, इसे मैं लिख सकता हूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान से देखो, इस पूरी इक्वेशन में सबसे पहली बात, इक्वेशन है ना, ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। x और y की पावर क्या है? 1। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि पावर 1 हो, ठीक है। पावर क्या होनी चाहिए बेटा? 1 होनी चाहिए। x और y 2 वेरिएबल्स भी हैं, पावर भी 1 है, इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो हमारी ये हो गई। बात समझ में? एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने ले लिया 3x + 5y = 12। ये भी मेरी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लो, चलो। x + y - 12 = 0। ये भी क्या है? मेरी लीनियर इक्वेशन है। भाई इसमें भी तो 2 वेरिएबल हैं, बस इक्वल टू में तो 0 ही है ना। देखो, इक्वल टू के उधर चाहे कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास होना इक्वल टू चाहिए। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसे ऐसे लिखता x + y - 12, तो भैया ये लीनियर ये इक्वेशन नहीं कहलाती। कुछ भी कह रहा है पर ये इक्वेशन तो कहला ही नहीं सकती। आप इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल लो, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स बोल लो, क्योंकि 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, दिख रहा है x और y। हर बार जरूर नहीं है x और y यूज हो। आप चाहे तो इस इक्वेशन को या इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख लो, 3a + 5b = 12। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है कि 2 वेरिएबल आने चाहिए, क्योंकि देखो बोल रखा है ना 2 वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल्स यूज ही नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं है हमारा। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके की होती है। क्या सर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं?
4/x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ध्यान से समझो। आप बोलोगे सर इसमें इक्वेशन तो बन रही है, दो वेरिएबल भी है और लीनियर भी है। नहीं बेटा, पहले ना इसे हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। देखो जरा एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा एलसीएम आ जाएगा x 4 प्लस 5xy इज इक्वल टू 12। इस x को उधर भेज दिया तो हो गया 4 प्लस 5xy इज इक्वल टू 12x। अब जरा यहाँ पे देखो, ये जो टर्म बनी है xy 5xy, बेटा इसकी डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, इस पूरी टर्म की पावर हो गई 2, तो पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 2। तो इसका मतलब सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आई? अगर आपके वेरिएबल अपॉन में आ जाएंगे तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, इसका भी तरीका आपको सब बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ऐसा कुछ आ जाए 4/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 10, भैया ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। कभी सोचो कि एक के नीचे आने से फर्क पड़ेगा? नहीं, नीचे आना ही नहीं चाहिए। हमारा जो वेरिएबल है वो कहां होना चाहिए, हमेशा ऊपर होना चाहिए और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, इसको सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हम लोग करेंगे इसे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं। हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करी। अब अगर मैं बात करूं कि भैया यहाँ पे पेयर का मतलब क्यों नहीं बताया सर आपने, तो पेयर का मतलब मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग को पता है। नहीं पता यार, पेयर का मतलब तो पता होना चाहिए। देखो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे इसमें ना, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये अब एक पूरा क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें दो इक्वेशन होंगी, तो इसलिए बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हर क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी और इन दोनों को ही सॉल्व करके हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे। उसके बारे में बात आगे करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की। किसकी बात करते हैं बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी इक्वेशंस लिख के दिखाई, तो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम हर चीज की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो वैसे हमारी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर a, b एंड c ऑल आर रियल नंबर। मतलब a, b और c ये सारे रियल नंबर होते हैं। और एक कंडीशन और होती है, क्या? a एंड b नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखो अगर मान के चलो a 0 हो जाए, मान के चलो a क्या हो जाए 0, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। भैया 0x तो 0 ही हो गया, तो ये क्या बचा मेरे पास? by प्लस c इक्वल टू 0। क्या आप इसे बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? b और c को ये नंबर से रिप्लेस होंगे। कभी आप सोचो सर ये तो तीन वेरिएबल है, नहीं, वेरिएबल एक ही है y, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। और हमें क्या पढ़ना है? इन टू वेरिएबल्स। बात समझ में आई? a को 0 करते ही सारा काम खराब हो गया। ऐसे अगर मान के चलो मैं a को 0 ना करूं, मैं b को 0 कर दूं, b को 0 करा तो क्या बन जाएगा? ax प्लस b टाइम्स ऑफ 0, या 0 b लिख लो इसे, नहीं सॉरी, हां 0y, सॉरी प्लस c इक्वल टू 0। सेम कंडीशन यहां पे a भी 0, तो क्या बन गया? ax प्लस c इक्वल टू 0। भैया ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल रह गई। बात समझ रहे हो? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने के लिए a और b 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ये जो दो इक्वेशंस लिखी हैं, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है दोनों इक्वेशन? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। भैया स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये कहती है इक्वल टू में 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो इक्वल टू में 0 कैसे लाएंगे? x प्लस वाई, इस 10 को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब ये मेरी लीनियर इक्वेशन कौन सी फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस वाली को करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब ये कौन सी फॉर्म में है? ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर होगा? ठीक है, यहां पे a हमारा आप लिख सकते हो, a हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। भैया जो कोफिशिएंट ऑफ x। b हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y। और c हमारा क्या होता है? कांस्टेंट
टर्म। ए हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई और सी हमारा होता है कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इस वाली इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो चलो निकालते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। ए की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भैया यहाँ पे x के साथ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है? नहीं, देखो इसका मतलब ये होता है, देखो कहीं पे x लिखा है या 1x लिखा है, बात तो एक ही है भैया, 1x बोलूं या x बोलूं बात एक ही है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई अगेन 1, c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई 10, नहीं c की वैल्यू क्या होगी बेटा मेरी -10। सर माइनस क्यों आया? बेटा आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, x प्लस वाई प्लस, ये अब हुई है ना प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म कहोगे, इसे भी कहोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग x वाली टर्म भी प्लस की होनी चाहिए, y वाली टर्म भी प्लस की और कांस्टेंट टर्म भी प्लस की, लेकिन मेरी कांस्टेंट आई थी माइनस की, तो मैंने कांस्टेंट वाली टर्म को प्लस बनाने के लिए ऐसे लिख दिया। तो अब ये कंप्लीट बैठा ना मेरा c, भाई ये पूरा का पूरा ही तो c बैठा, बात समझ में आ रही है? अच्छा तो सर इसका और बताओ जरा, इसका क्या होगा, चलो इसका भी देखते हैं। इसका a क्या होगा, इसका a होगा 1, सर इसका b क्या होगा, इसका b होगा -1, और इसका c क्या होगा, इसका c होगा -2। सर c तो -2 समझ में आ गया, लेकिन आपने b की वैल्यू -1 क्यों ली? बेटा b की वैल्यू -1 इसलिए ली है क्योंकि अभी जैसे ये करा वैसे ही होगा, देखो x प्लस इसे मैं माइनस का y लिख सकता हूं प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब रही बात -y और वी कैन से -1y, तो भैया y का कोफिशिएंट तो -1 आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1। बात समझ में आ गई इतनी? स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गई सबको? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं है, ये हमारी। अच्छा ये तो एक लीनियर इक्वेशन की है, सर आप तो पेयर की बात कर रहे हो, तो यानी कि जो दूसरी इक्वेशन होगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? भैया उसकी भी यही होगी, उसकी कुछ अलग नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया। दूसरी क्या होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमने दो इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दिया, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को एक ही क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हो तो ये हो गया a1 b1 c1, a2 b2 c2। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलो अब हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे, हम देखते हैं कि भैया सॉल्यूशन क्या होते हैं इनके, ठीक है। अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप है ये आपकी वीडियो, अभी हम इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, क्या क्या होता है, और उसके बाद फिर देखेंगे कैसे करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, मैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, कोई भी इक्वेशन है, मान के चलो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई x² + 4 = 0, भैया इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन का मतलब होता है बेसिकली, अगर मैं आपसे बोलूं वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मैं इसे ब्लू मार्क कर सकता हूं थोड़ा सा हाईलाइट करके, है ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है किसी भी टाइप की इक्वेशन, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो 2 वेरिएबल में, चाहे वो 3 वेरिएबल में, चाहे वो 50 वेरिएबल में क्यों ना हो। तो सर अगर मान के चलो हमारी इक्वेशन ये है x + y = 10, तो इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का मतलब होगा भैया वैल्यू ऑफ x बताओ और वैल्यू ऑफ y बताओ, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर आप वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y बता सकते हो जो इस इक्वेशन के लिए एकदम सही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो आ रहा है कि दो चीजें प्लस होकर 10 दे रही हैं, तो ऐसा हो सकता है, देखो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, अगर मैं इन दोनों को पुट कराऊं इसमें तो ये सेटिस्फाई कर देंगी, है ना। 6 और 4 10 ही तो होता है, और दोनों को प्लस करके 10 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। तो सर ये तो इतने सारे सॉल्यूशन आ गए, हमारे वाला सॉल्यूशन कौन सा है? जो आपके मन में है वो ले लो। इन्होंने हमसे कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन थोड़ी पूछा है, इन्होंने हमसे बोला फाइंड द सॉल्यूशन, तो मैंने इतने सारे निकाल दिए, आप चाहे 50 और निकाल दो, आप ऐसे ले लो। x की वैल्यू अब ले लो -20
और y की वैल्यू ले लो 30। इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 10 आ जाएगा, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इससे हमें एक चीज पता लगती है क्या, a linear equation can have infinite number of solution। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, इन टू वेरिएबल्स, ये चीज याद रखें, टू वेरिएबल्स की बात चल रही है यहाँ पे है ना। सॉल्यूशंस क्यों सर सिर्फ टू वेरिएबल्स की इनफिनाइट हो सकते हैं? अगर कोई इक्वेशन मेरी वन वेरिएबल में है x + 5 = 2, ठीक है, तो क्या इसके इनफिनाइट नहीं हो सकते भैया? इसके कैसे हो जाएंगे जरा देखो ना। 5 में क्या प्लस करूं कि मेरा 2 आ जाए, तो मैं -3, इसका तो एक ही सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू -3, सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन होगा। मेन मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है कि भैया किसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, मेन मुद्दा ये है कि आपको सॉल्यूशन का मतलब समझ में आना चाहिए, और वो मैंने यहीं पे लिख दिया। सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, चाहे वो ऐसी इक्वेशन हो, चाहे वो बहुत अजीब सी इक्वेशन लेते हैं, लेट्स से x + 5y + 7z + 90 = 10, चाहे वो ये इक्वेशन हो। तो अगर आपसे इसका कोई सॉल्यूशन पूछ रहा है तो आपको x, y, z और t इन चारों की ऐसी वैल्यू देनी है जो इसी को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ऐसा नहीं है कुछ भी दे दिया। देखो ये मैंने जितने भी पेयर ऑफ सॉल्यूशन लिखे हैं, ये है ना, ये सारे के सारे बेटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैंने मन के मुताबिक कुछ भी लिख दिया, सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। अच्छा, अब मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पे लिया x + y = 10 और x - y = 2। अब ये क्वेश्चन था मेरे से कोई बोले कि इसका सॉल्यूशन निकालो। ये देखो अभी हमने पढ़ा था एक इक्वेशन का, लिखा ना आ मतलब एक, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? इसके लिए ऐसी वैल्यूज होंगी, द वैल्यू ऑफ x एंड y which satisfy both equations simultaneously। साइमल्टेनियसली की स्पेलिंग नहीं आती, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे आती तो साइमल्टेनियसली, भैया देख लेना, मजा आता है, ठीक है। x और y की वो वैल्यूज जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। देखो ये वाली सारी वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, है ना। और भी 50 निकाल सकता हूं, 100 निकाल सकते हो, 150, 200, जितनी आपकी इच्छा करे उतनी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा पेयर, ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको भी कर दे और साथ साथ इसको भी कर दे। सर ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के तरीके बिल्कुल बताएंगे, फिलहाल मैं भी आपको बता रहा हूं कि क्या होगा। देखो अगर मैं ये वाला सॉल्यूशन नहीं लिखा ही, वो सॉल्यूशन ठीक है, मैं x की वैल्यू ले लेता हूं, मान के चलो 1 मिनट, x की वैल्यू ले लेता हूं बेटा मैं 6 और y की वैल्यू मैं ले लेता हूं 4। क्या लिखा है? नहीं लिखा। देखो अगर x की वैल्यू मैंने 6 ली और y की वैल्यू 4, तो दोनों प्लस होके मुझे 10 दे देंगे, और अगर x - y करोगे तो मेरे पास 2 भी आ जाएगा। बात समझ में आई भैया? ये वाला जो सॉल्यूशन है ये इसके लिए भी सही है और इसके लिए भी सही है, तो ये मेरा एक्चुअल आंसर माना जाएगा। जब भी आप पेयर की बात करोगे तो आपको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। बात समझ में आ रही है? ऐसा ना हो कि आप इसके लिए अलग आंसर दे दो, इसके लिए अलग दे दो, फिर फायदा ही क्या होगा भाई? फिर तो तुमने इसे अलग क्वेश्चन मान के सॉल्व कर दिया, इसे अलग क्वेश्चन मान के सॉल्व कर दिया। नहीं, हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। क्लियर है? अच्छा ठीक है सर, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। देखो अभी हम सॉल्यूशन करना भी सीखेंगे, क्या क्या मेथड होते हैं वो भी सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ही सिंपल सी है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।